ना पढ़ा है उसका। हेलो प्यारे बच्चों, आज हम मानव भूगोल का पहला अध्याय आप लोगों को पढ़ाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी 3 पुस्तकें चलती हैं। पहली वाली जो पुस्तक थी भारत और लोग, दूसरी वाली जो आपकी पुस्तक है मानव भूगोल, और तीसरी वाली प्रयोगात्मक भूगोल। तो यहाँ पर मानव भूगोल का पहला चैप्टर हम आप लोगों से आज साझा करेंगे। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। मानव भूगोल, इसकी प्रकृति और विषय क्षेत्र इसका क्या है, अन्य विषयों से इसका क्या संबंध है। तो सबसे पहले मानव भूगोल की हम परिभाषा जानने की कोशिश करेंगे। मानव भूगोल, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है कि मनुष्य का भूगोल, अर्थात इसमें हम मनुष्य के और प्रकृति के बीच में जो अंतर संबंध है उसका हम अध्ययन करते हैं। और जब हम प्रकृति और मनुष्य को लेते हैं तो ये हमारा अध्ययन बहुत विस्तृत हो जाता है। आइए कुछ भूगोल के जो विद्वान हैं उनके द्वारा इनकी किस प्रकार परिभाषा दी गई है। तो फ्रेडरिक रेटजल के अनुसार मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। इसी तरह से कुमारी एलन चर्चिल सैम्पल के अनुसार मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। पॉल विडाल डेला ब्लास के अनुसार हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को ही मानव भूगोल कहते हैं। अब अगर हम उपर्युक्त परिभाषाओं का विश्लेषण हम अगर करें तो भिन्न भिन्न भौतिक दशाओं में मनुष्य का प्रत्युत्तर कैसा होता है, अथवा यह किस प्रकार प्रकृति से समायोजन या संघर्ष करके अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है और उसे अपने लिए उपयोगी बनाता है। यह तभी संभव है जब थोड़ा मानव का प्राप्तिकरण हो जाए और कुछ प्रकृति का मानवीकरण हो जाए। तो इस तरह से हम मानव भूगोल के अंतर्गत सभी परिभाषाओं में एक जो कॉमन चीज़ देखते हैं कि ये पृथ्वी के बीच में और मनुष्य के बीच में जो संबंध हैं उन्हीं का ये अध्ययन है। अर्थात मनुष्य और धरातल, ये दोनों एक दूसरे से ये जुड़े हुए हैं। तो मानव भूगोल की परिभाषा के बाद हम देखते हैं कि इसके मानव भूगोल के सिद्धांत कौन कौन से हैं, जिनको 9 जिनको हम निश्चयवाद का सिद्धांत कहते हैं, संभववाद का सिद्धांत कहते हैं, और इनके बीच में 9 निश्चयवाद का सिद्धांत भी हम लोग पढ़ेंगे। तो 9 निश्चयवाद, इनके दोनों के बीच में आता है निश्चयवाद का सिद्धांत। निश्चयवाद का सिद्धांत से हमारा तात्पर्य है निश्चयवादी जो विचारधारा है, इसके अनुसार मनुष्य के प्रत्येक क्रियाकलाप को पर्यावरण नियंत्रित करता है। निश्चयवाद के जो समर्थक हैं उनका ऐसा मानना है कि
भौतिक कारक जैसे जलवायु, उच्चावच, प्राकृतिक वनस्पति और मानव के समस्त क्रियाकलाप और जीवन शैली आदि को नियंत्रित करते हैं। निश्चयवाद सामान्यतः मानव को एक निष्क्रिय कारक समझता है जो पर्यावरणीय कारणों से प्रभावित है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि निश्चयवादियों के अनुसार मनुष्य कुछ नहीं कर सकता, वो प्रकृति का एक मात्र दास है। जबकि दूसरा संभववाद के अनुसार मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है तथा वो प्रकृति के अनेक संभावनाओं का अपने लाभ के लिए इच्छानुसार उपयोग कर सकता है। संभववाद प्रकृति की तुलना में मनुष्य को महत्वपूर्ण स्थान देता है और उसे सक्रिय शक्ति के रूप में देखता है। संभववाद के अनुसार निश्चयवाद का यह सिद्धांत कि मनुष्य प्रकृति का दास है उसको अस्वीकार किया गया और एक नव निश्चयवाद यह विचारधारा उपर्युक्त दोनों विचारधाराओं की जो चरम अवस्था है उसके बीच का दर्शन है। ग्रिफिथ टेलर का ऐसा मानना है कि किसी देश द्वारा अपनाए गए सर्वोत्तम आर्थिक कार्यक्रम का एक बड़ा भाग प्रकृति द्वारा निर्धारित होता है और यह भूगोलवेत्ता का कर्तव्य है कि वो इस कार्यक्रम की व्याख्या करे। देश के विकास की प्रगति को आगे बढ़ाने, धीमा या अवरुद्ध करने में मनुष्य सक्षम होता है। वह प्रगति की दिशा के स्थान पर दर को परिवर्तित करता है। यह एक बड़े शहर में यातायात नियंत्रित की तरह होता है, संभवतः रुको और जाओ। ग्रिफिथ टेलर का यही दर्शन था। इसको नव निश्चयवाद के रूप में हम जानते हैं। जैसे कि आप लोगों ने शहरों में देखा होगा कि जाने के लिए जो सिग्नल होता है वो हरा होता है और तैयार रहने के लिए पीले रंग का सिग्नल होता है और लाल सिग्नल जो है वो रुकने के लिए। अर्थात तो इनका ग्रिफिथ टेलर का ऐसा मानना था कि इसमें प्रकृति में हमको तभी आगे बढ़ना चाहिए जब देखे कि कोई खतरा नहीं है। तो इस तरह से ये हमारी निश्चयवाद, संभववाद और नव निश्चयवाद। इसके बाद हम देखते हैं कि हमारी जो कल्याण कारक विचारधारा है और मानववादी विचारधारा ये क्या है, इस पर भी हम एक संक्षिप्त नज़र डालते हैं। मानव भूगोल की कल्याणपरक विचारधारा में मनुष्य के कल्याण तथा हित के विचार हैं, जबकि मानवतावादी विचारधारा में मानव और प्रकृति के मध्य संबंधों की चर्चा की जाती है। कल्याणपरक विचारधारा मनुष्य के विकास में प्रादेशिक असमानता का अध्ययन किया जाता है और जबकि मानवतावादी विचारधारा में स्वयं मनुष्य पर केंद्रित है। पूंजीवाद के कारण कल्याण परक विचारधारा का जन्म हुआ, परंतु मानवतावादी विचारधारा के विन्यास में मानव भूगोल में मानवीय परिघटनाओं के प्रतिरूपों के वर्णन के स्थान पर इनके पीछे कार्यरत प्रक्रिया को समझना है। कौन, कहाँ, क्या पाता है और कैसे कल्याण परक विचारधारा का मूल बिंदु है। परंतु मानवतावादी विचारधारा मानव भूगोल में जोड़ी गई नई विचारधारा है। इसका संबंध मानव कल्याण के स्थानिक प्रतिरूप से है। तो बच्चों, अब हम इसके बाद देखते हैं कि भूगोल का क्रमबद्ध भूगोल तथा प्रादेशिक भूगोल किसको कहते हैं। क्रमबद्ध भूगोल में किसी प्रदेश के एक विशिष्ट भौगोलिक तत्व का अध्ययन किया जाता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल में किसी प्रदेश के
सभी भौगोलिक तत्वों का एक इकाई के रूप में अध्ययन होता है। यह अध्ययन एकाकी रूप में होता है, क्रमबद्ध भूगोल, जबकि प्रादेशिक भूगोल समाकलित रूप में होता है। क्रमबद्ध भूगोल अध्ययन राजनीतिक इकाइयों पर आधारित होता है, परंतु प्रादेशिक भूगोल का अध्ययन भौगोलिक इकाइयों पर आधारित होता है। क्रमबद्ध भूगोल यह खोज व तथ्यों को प्रस्तुत करता है, जबकि प्रादेशिक भूगोल भौतिक वातावरण तथा मानव के बीच संबंध को प्रकट करता है। तो इस प्रकार से मानव भूगोल की अब हम महत्वपूर्ण शाखाओं का वर्णन करेंगे कि इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं। मानव भूगोल की शाखाएं: आर्थिक भूगोल, इसमें मनुष्य के द्वारा की गई क्रियाकलापों में विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार से सांस्कृतिक भूगोल, मानव भूगोल की शाखा में स्थान और समय के संदर्भ में मनुष्य के सांस्कृतिक पक्षों, धर्म और दृष्टिकोण का अध्ययन किया जाता है। सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल में विभिन्न मानव समूह, उनके पर्यावरण के बीच संबंधों की समीक्षा की जाती है। जनसंख्या भूगोल, इसमें जनसंख्या, उनके वितरण, घनत्व, जन्म दर एवं मृत्यु दर, साक्षरता, आयु, लिंगानुपात, प्रवास तथा जनसंख्या वृद्धि जैसी जनांकिकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। ऐतिहासिक भूगोल, राजनैतिक भूगोल, सैन्य भूगोल, कृषि भूगोल, मानव भूगोल, इस प्रकार से ये सभी भूगोल की ये सभी शाखाएं हैं, जिनको हम बाद की क्लासों में भी विस्तृत रूप से पढ़ते हैं। तो बच्चों, मानव भूगोल का अब हम देखते हैं कि अन्य विषयों से क्या संबंध है। मानव भूगोल अन्य विषयों से, जैसे अर्थशास्त्र, जैसे समाजशास्त्र, जैसे नागरिक शास्त्र तथा गणित से भी इसका संबंध है। इसका संबंध इतिहास से भी है, क्योंकि इन सब के बिना हम इसका समग्र रूप से अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों, आज हम यहीं तक इस पाठ को देखते हैं, और जो आप इसके दिए हुए प्रश्नों को करेंगे, प्रश्न आपको हम लिख करके कुछ भेजते भी हैं, और उनको आप लोग अपनी कॉपियों में उतार लेंगे। आशा है सभी काम आप लोग पूर्ण रूप से कर रहे होंगे। थैंक यू।